शादी को लेकर लड़कियों के दिल में कई अरमान होते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ही बोला गया होता है, जो भी करना अब ससुराल जाकर ही करना। और शायद अब निवेदिता को ये आजादी मिलने वाली थी, और ये सोचकर निवेदिता बड़ी खुश थी। अरे यार मम्मी, तुम ही तो कहती थी ससुराल में मैं वो सुख भोग पाऊंगी जो मायके में मुझे नहीं मिला, वो घर मेरा होगा। तो तुम्हारी बेटी अपने घर जा रही है, फिर तुम दुखी क्यों हो रही हो? माँ हूं ना बेटा, बचपन से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, खुद से दूर करूंगी तो मन तो भर ही आएगा ना। अरे पर वो तो तब भर आता है जब हम कुछ गलत कर रहे होते माँ। मुझे तो कभी शादी करनी नहीं थी, पर तुमने ही मुझे शादी की अहमियत समझाई, बताया कि तुम कैसे नानी के घर को छोड़कर यहाँ आई थी, और अब जब मैं विदा हो रही हूँ तो तुम रो रही हो। मेरे लायक घर नहीं ढूंढा है क्या पापा ने? अरे चुप कर, क्या कुछ भी बोल रही है? अरे बेटा, अगर बेटी की शादी राजा महाराजाओं के घर भी हो ना, तब भी माँ का मन दुखी होता है। तेरे लिए तो बहुत अच्छा घर देखा है हमने। यहाँ कुछ पैसों के लिए तुम्हें नौकरी करनी पड़ी थी, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से रहोगी ठाठ से तुम। अरे मनीषा जी, छोड़िए भी अपनी बेटी को, मुहूर्त निकल गया तो सही वक्त पर अपने ससुराल नहीं पहुंच पाएगी। अपने मायके वालों के गले लगने के बाद निवेदिता रोहन के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। हमेशा कार लेना चाहते थे पापा, पर ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई उनकी। 2 व्हीलर में पेट्रोल डालने के पंगे होते थे हमारे घर पर। कार तो दूर की बात है। मतलब 2 व्हीलर की बात पर हंसी आती है आपको? ठीक है, फिर अब से आपको 2 व्हीलर पर ही लेकर घूमूंगा। रोहन निवेदिता के साथ हंसी मजाक कर उसे खुश कर देता है। रात के 8 बजे निवेदिता अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत थकी हुई लग रही है बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। भाभी, इतने से काम से क्या थकेगी मम्मी? पहले कॉस्मेटिक की दुकान पर भी स्टाफ थी ना, वहां तो दिन रात कस्टमर के पीछे भागना पड़ता है, 2 मिनट भी बैठने को अलाउ नहीं करते शॉपकीपर। मैं स्टाफ नहीं थी दीदी, मैं कैश काउंटर पर बिलिंग करती थी। अरे जब स्टाफ नहीं आते तो वही काउंटर वाले भी तो स्टाफ का ही काम करते हैं ना, सब पता है मुझे भाभी। हाँ, वो तो दुकान को अगर आप अपना समझे तो मालिक को भी पोछा लगाना पड़ता है। अरे शादी निपटा कर आए हम, और यहाँ तुम लोग दुकान की बातें कर रहे हो। जाओ सब अपने अपने कमरे में सोने जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। फिर सुबह कैटरिंग वालों और पंडाल वालों को पैसे भी देना है। सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह छींकती हुई निवेदिता अपने कमरे से बाहर आती है। ओहो बहू, तुझे तो बुरा जुकाम हो गया। हाँ मम्मी जी, वो ये घर जरा ठंडे इलाके में पड़ता है ना, इसलिए। हाँ सच्ची भाभी, आप भी ना, ये ठंडा इलाका लग रहा है आपको। फिर तो कुल्लू मनाली पता नहीं आप क्या कह देंगी। ये ठंडा इलाका बिल्कुल भी नहीं है। ओह अच्छा अच्छा, मैं समझी, वो भाई को एसी में सोने की आदत है, टेम्परेचर जरूर कम कर दिया होगा इसने, तो आपको ठंड लग गई और जुकाम हो गया। हाँ, बहुत लोगों को इसी में जुकाम हो जाता है सोनम, इसमें इतना हैरानी की क्या बात है। चलो मैं मेहमानों को ड्रॉप करके आता हूँ, तुम अपनी भाभी को घर दिखा दो। पर सोनम को अपनी भाभी को घर क्या दिखाना था, उसे तो अपनी भाभी को नीचा दिखाना था। हॉल में 2 बार चक्कर काटने के बाद सोनम अपनी भाभी को सीधा रसोई घर में ले जाकर छोड़ देती है। वैसे घर तो हमारा बड़ा है भाभी, पर आपको रहना तो रसोई में ही है, तो घर में घूम के आप करेंगी भी क्या? ग्रेजुएट हूँ मैं दीदी, दुकान में काम करने के अलावा बच्चों को पढ़ाती भी थी। ओह अच्छा अच्छा, तो आप पहले ही दिन से जॉब करने की बात कर रही हैं। आपको पता है ना, इस बारे में पहले ही बात हो गई थी कि हमारे घर की लड़कियां बाहर काम नहीं करती। आते भाभी आप भी। ये कहकर सोनम बाहर आ जाती है। निवेदिता सभी के लिए नाश्ता बना के टेबल पर लगाती है। ये खीर जरा फीकी सी नहीं लग रही बहू? लगता है तुम्हारे घर में कम चीनी की खीर बनती होगी। नहीं नहीं पापा जी, मेरे घर पर तो सभी को बहुत मीठा खाने की आदत है, पर वो क्या है ना, मुझे अंदाजा नहीं लगा। काम में लगे रहने के कारण रसोई में ज्यादा वक्त नहीं बिताया मैंने। शादी पक्की होने के बाद ये 1-2 महीनों में जो सीखा वो सीखा। मैं जब इस घर में ब्याह कर आई थी ना बेटा, तब मात्र 15 साल की थी। अब 15 साल की बच्ची को क्या ही आएगा, मुझे तो बैठकर बस खाना आता था। फिर एक एक कर मेरी सास ने सब कुछ सिखाया मुझे। तो फिर भी इतना अच्छा बना रही है। थोड़ा नमक मिर्च का हिसाब बताना है तो वो मैं बता दूंगी। बाकी तेरी ननद तो है ही, भाभी को जिस चीज में भी जरूरत पड़े उनकी मदद करना, और रसोई में हाथ बटाती रहेगी तो तुझे भी थोड़ा बहुत काम आ जाएगा। निवेदिता को उसके ससुराल में बहुत प्यार मिल रहा था, जिसे लेकर सोनम को लेफ्ट आउट फील होने लगा था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं।
जेलेसी में वो ठान लेती है कि अपनी भाभी की नैया डुबो कर रहेगी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। ऑफिस से थका हारा रोहन घर लौटता है। निवेदिता, जरा पानी लाना तो। पानी का ग्लास लिए सोनम अपने भाई के सामने पहुंच जाती है। भाभी तो अपने मायके गई हुई है भैया। अच्छा, ऐसा कोई प्लान था? उसने तो मुझे बताया नहीं। फोन पर भाभी किसी से बात कर रही थी। सिर्फ आज नहीं, मेरा मतलब है आजकल हर रोज। देखो तुम गलत मत समझना भाई, और प्लीज भाभी से इस बारे में बहस भी मत करना। वो क्या है ना, आजकल वो अपने मायके वालों को फोन लगा लगा कर वो क्या सुना, बोलो ना। अपने उन दिनों को याद करके रोती है जो उन्होंने वहां बिताए थे, इंडिपेंडेंट होकर, वर्किंग होकर। मुझे लगता है भाभी फिर से जॉब करना चाहती है। कल फोन पर किसी इंटरव्यू के लिए बात भी कर रही थी वो, और आज अपने मायके के लिए निकल गई अचानक। अच्छा, मैं कॉल करता हूँ मम्मी जी को। रोहन फौरन अपनी सास को फोन मिलाता है। यहाँ नहीं तो दामाद जी, यहाँ से बिना किसी को भेजे हम अपनी बेटी को ऐसे कैसे बुला लेते? या तो आप साथ आते हैं या इसके पापा लेने आते, और उसके पहले मैं समधन जी को इत्तला भी कर देती, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो निवेदिता तो यहाँ है नहीं। कोई बात हुई है क्या दामाद जी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई। बस वो हमारी मैडम कहीं अपना फोन घुमा कर आ गई है। मैं यहाँ वहाँ इनडायरेक्टली उनके बारे में पूछ रहा हूँ, शायद कहीं उसका फोन मिल जाए। अच्छा, मैं तो घबरा गई थी। रोहन फोन रख देता है। तुम्हारा शक सही निकला सोनम। निवेदिता अपने मायके नहीं गई है। अगर वो वहां नहीं तो फिर कहाँ गई है? शायद किसी होटल में रुक गई होंगी भाभी। यू नेवर नो, क्योंकि इतनी जल्दी कोई दोस्त तो नहीं बन सकता किसी का। अरे पर ये क्या बात हुई? तुम्हारी भाभी अब तक घर क्यों नहीं लौटी? खैर, मम्मी कुछ पूछे तो कह देना वो अपनी सहेली के घर गई है, बाकी सुबह देखता हूँ मैं। अपने कमरे में जाने के लिए रोहन जैसे ही मुड़ता है, निवेदिता अंदर आती है। अरे कहाँ थी तुम? 12 बजे की निकली हुई, अभी 9 बजे घर आ रही हो। पर मैंने तो दीदी। वही तो भाभी, आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। बताना चाहिए था ना, सब कितना परेशान हो रहे हैं, देखिए तो। कुछ इस तरह सोनम भाभी को सभी के सामने शर्मिंदा कर देती है। इस वाक्य के बाद निवेदिता को नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटी हुई वो सीलिंग को देखती हुई खुद से बातें कर रही थी। मैंने दीदी को बताया था कि मेरी सहेली की तबीयत अचानक खराब हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। दीदी ने इन्हें बताया क्यों नहीं? अभी भी वही सब चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में, तुम जो सोच रही हो। नई नौकरी ढूंढनी है, खुद को मुझसे अलग करना है, अपने आप को स्टाइलिश दिखाना है। पर वो मैं होने नहीं दूंगा। इतने बुरे दिन नहीं आगे मेरे जो मैं तुम्हें बाजार में भेजूं। क्या? ये क्या कह रहे हैं? ये क्या सोच है आपकी? अगर एक लड़की काम कर रही है उसका मतलब ये तो नहीं होता। मतलब सोनम सही थी। गुस्से में अपना तकिया उठाकर रोहन दरवाजे को जोर से ढकेलता हुआ हॉल में जाकर सो जाता है। और इस दिन से निवेदिता के उसके ससुराल में अहमियत ना बराबर हो जाती है। दिन बीत रहे थे। एक सुबह निवेदिता सभी को नाश्ता परोस रही थी। सिर्फ एक फुल्का मम्मी जी, इतने में क्या होगा? खाने लायक हाजमा छोड़ा कहाँ है बहू तूने? लोग ठीक ही कहते हैं, छोटे घर की लड़कियों को बड़ा घर राज नहीं आता। मैं निकलता हूँ मम्मी। मैं देख रहा हूँ आजकल वक्त से पहले ही तो ऑफिस निकल जाता है। टाइमिंग तो 10 बजे की है ना तेरी, तो फिर ये 8 बजे। जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करना पड़ेगा पापा। हमारे ऑफिस को जो प्रोजेक्ट मिला था वो ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। मैनेजर सर ने नया जॉब ढूंढने को कह दिया है, इसलिए वक्त के पहले निकलता हूँ ताकि जाकर इंटरव्यू दे पाऊँ। और वहां भी वही होना है ना, 1-1.5 साल में वो भी राम राम कर देंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या बोल रहे हो भाई? अभी तो तुम्हें मेरी शादी भी करनी है। मैं क्या कह रही थी कि बिजनेस का जो आप कह रहे हैं ना वो ज्यादा सही लग रहा है। मुझे एक नया काम भी शुरू करना है, तो इससे बोल दो मम्मी कि मेरे मुंह ना लगा करे बिजनेस, ताकि तुम्हें घर से निकलने का बहाना मिल जाए। अरे कभी तो अपने पति के बारे में सोच ले बहू। बेटा सुन तो। बीतते दिनों के साथ रोहन की टेंशन बढ़ती जाती है। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ बहू, क्या हुआ इतनी रात गए? मम्मी जी ये फोन नहीं उठा रहे, 11 बज गए। अरे जिस शख्स पर घर को संभालने की जिम्मेदारी होती है ना बेटा, उसे वक्त और फोन दिखाई नहीं देते। वैसे ये सब हुआ भी तेरे कारण है। बेचारा सोच रहा होगा कि हाथ में पैसे नहीं आए तो बीवी को बाहर निकलने का बहाना मिल जाएगा।
आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। मैं क्यों उन्हें अपने से पीछे देखना चाहूंगी। निवेदिता को सब कुछ समझ में आने लगा था, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। एक रोज वो अपनी माँ को फोन करती है। मुझे लगा ही था बेटा कुछ तो गड़बड़ है। तू एक दिन दामाद जी के साथ बैठकर उनसे बात कर, वरना ये छोटी छोटी बातें कब बड़ी हो जाएगी समझ में भी नहीं आएगा। आज रात जब अकेले रोहन बालकनी में खड़ा सितारे देख रहा था, निवेदिता उसके बाजू में जाकर खड़ी हो जाती है। मुझे पता है आपको लगता है कि मैं काम करने की इसलिए सोच रही हूँ ताकि इस घर से बाहर निकल सकूं, ताकि आपके बंधन से अलग हो सकूं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने मायके में भी मैंने जॉब की थी, पर किसी से फ्रीडम पाने के लिए नहीं, खुद के लिए और अपने परिवार की मदद करने के लिए। आप ऐसे ही हालात में घुट रहे हैं। जब कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, मुझसे भी आपको मदद नहीं लेनी तो किसी दोस्त से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, पर अपनी हालत ठीक कीजिए। मुझसे आपको इस तरह देखा नहीं जाता। और इस दिन मैं कोई इंटरव्यू देने नहीं गई थी, मेरी सहेली की तबीयत बिगड़ गई थी, वहीं गई थी, वरना रात को कौन सी इंटरव्यू होती है। तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आप शायद मुझ पर यकीन नहीं करते, यही डर था मेरे अंदर। रोहन फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी बीवी के गले लग जाता है। अरे इस तरह हिम्मत हारने से नहीं होगा रोहन जी, आप मुझे बताइए, क्या कुछ पैसे जमा कर रखे हैं आपने? कोई सेविंग है क्या आपके पास? नहीं, मुझे लगा था हमेशा ही मेरी नौकरी चलती रहेगी तो कुछ खास सेविंग भी नहीं की। पर हाँ, एक जमीन है शहर से कुछ दूर, उसे बेचकर पैसे आ सकते हैं। नहीं, उस जमीन को मत बेचिएगा। ऐसी प्रॉपर्टीज तो हमें भविष्य के लिए रखनी चाहिए। उस जमीन पर हम खेती करेंगे। क्या? वो निवेदिता, मैं भी किसके सामने अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं दाल चावल की खेती हल लेकर करने को नहीं कह रही हूँ, मैं मशरूम की फार्मिंग करने को कह रही हूँ, जिसके लिए सरकार 50 से लेकर 90% तक सब्सिडी देने को तैयार है। तो हमारे बिना कुछ लागत के ही अच्छी खासी प्रॉफिट हो सकती है, और आपका खुद का बिजनेस हो जाएगा तो आपको किसी के हाथ के नीचे काम भी नहीं करना पड़ेगा। अरे वही क्यों करें जो सब कर रहे हैं, कुछ अलग करने में कुछ बुरा नहीं है। अच्छा, कुछ वक्त दो मुझे, 1-2 दिन इस बारे में रिसर्च करता हूँ, फिर बताता हूँ तुम्हें। ऑफिस तो अब रोहन की ओवर हो चुकी थी, इसीलिए आज रोहन घर पर था और सुबह उठकर वो किचन में जाकर सभी के लिए बर्गर बनाता है। बड़े दिनों के बाद आज रसोई में गया है तो किचन में जाते ही इतना खुश हो जाता है मेरा रोहन। वो तो है मम्मी, अगर जॉब करने का प्रेशर नहीं होता ना मेरे सर पर, तो मैं होटल मैनेजमेंट करके एक कैफे खोल लेता। और लोग क्या कहते भाई? प्लीज तुम भाभी के साथ रहकर उनकी बोली मत बोलने लगो। निवेदिता पढ़ी लिखी तो थी ही और उसका दिमाग बहुत शार्प था। वो अपने दिमाग के घोड़े और तेजी से दौड़ाना शुरू कर देती है। मैं क्या सोच रही थी रोहन जी, क्यों ना हम ऐसा करें कि 80% मशरूम को बेच दे और 20% मशरूम अपने पास रख लें, और उस मशरूम को आप बर्गर की फिलिंग बनाने में यूज कर सकते हैं। पहले घर से ही सेल करना शुरू करेंगे, फिर काम अगर अच्छा चल गया तो एक कैफे खोल लेंगे। क्या? मशरूम के बर्गर? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये आसपास अवेलेबल भी नहीं है, पर इतना सब कुछ मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगा निवेदिता, तुम साथ दोगी मेरा? मुझे लगता है इस काम में हम सबको मिलकर लगना होगा, तब जाकर हम बेस्ट क्वालिटी के मशरूम उगा पाएंगे। और बस निवेदिता लग जाती है मशरूम के लिए बेहतर मिट्टी की तलाश में। रोहन मार्केट में होलसेलर्स के बारे में पता करना शुरू कर देता है। महेश और बिंदिया घर के अंदर किचन को रेनोवेट करवाना शुरू कर देते हैं। खेती और खाना, इन दोनों चीजों से नफरत थी मुझे, और ये सब कुछ मेरे घर पर अब हो रहा है, और वो भी भाभी के कारण। आप क्यों नहीं समझ रही है मम्मी, ये सब चाल है भाभी की। अगर चाल है तो चाल ही सही बेटा, इस चाल के कारण ही मैंने आज रोहन को इतने दिनों बाद मुस्कुराते देखा है। अब काम तो वैसे ही उसके हाथ से जा चुका है। अगर तेरी भाभी मेहनत करके अपने पति को 2 रुपए कमाने में मदद करना चाहती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। और ऐसा तो नहीं है कि वो अकेली ही मालकिन बनी बैठी है, उसने तो तुम्हें भी हाथ बटाने को कहा ना, पर तुम ही नहीं बटा रही। और 3 से 4 हफ्तों में मशरूम की पहली उपज हो जाती है। इतनी जल्दी तो मेरी सैलरी भी नहीं आती, ये सच है निवेदिता। मैंने तो पहले ही कहा था, अब बस इन्हें पैक करना है ताकि ये और अच्छी क्वालिटी के लग सके, फिर क्या पैसे ही पैसे होंगे हमारे पास। रोहन को जैसे ये सब कुछ किसी चमत्कार जैसा लग रहा था, पर थी तो ये हकीकत।
पहले स्टॉक से ही पूरे 80,000 रुपए की कमाई हो गई बेटा। 50,000 की तो तेरी सैलरी थी और 80,000 इस मशरूम से आ गया बेटा। अभी तो बर्गर से पैसे आने बाकी है मम्मी जी, मैं दूसरी फसल की तैयारी करती हूँ। तब तक रोहन जी के साथ मिलकर आप मशरूम के बर्गर की तैयारी कीजिए। रोहन अपने घर में सबसे पहले अपने कलीग्स और आसपास वालों को बर्गर सैंपल टेस्ट करवाता है। भाई साहब मान गया, क्या आइडिया लगाया तूने। इस बर्गर के तो कोई 200 रुपए भी दे दे, मेरे लिए तो 5 पैक कर दे अभी। और मेरे लिए 2। तो क्या पार्सल फ्री में देना है भैया? ऐसा है तो मैं अपनी फ्रेंड्स को भी बुला लेती हूँ। किसी लंगर में नहीं आए हम सुमन जो फ्री में खाकर चले जाएंगे। वैसे जरा अपने काम से अपनी बहन को दूर रखना रोहन, वरना कस्टमर्स आना छोड़ देंगे। रोहन फौरन किचन में जाता है। माँ तुम मशरूम काटो, मैं बर्गर रेडी करता हूँ। विश्वास नहीं होता लोगों को ये मशरूम वाला बर्गर इतना पसंद आया। बहू की बात में दम तो था। ये सब उसी के कारण हो रहा है और तारीफ सुनने के लिए वो यहाँ नहीं है। शायद निवेदिता को कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया था मैंने। एक तरफ अपनी जमीन पर उगने वाले मशरूम को होलसेलर्स तक भिजवाने का काम करती, तो दूसरी तरफ रोहन लोगों को मशरूम वाले बर्गर खिलाता और 6 महीने के अंदर ही रोहन के दिन फिर जाते हैं। इतने दिनों तक तुमने सब कुछ अकेले किया है, अब मुझे लगता है हमें प्लॉट पर 2 स्टाफ रख देने चाहिए। तुम बस निगरानी रखना निवेदिता, बाकी मैं सोच रहा हूँ रेंट पर कैफे भी ले लेते हैं। भाई सारे पैसे ये ऐसे ही लगा दोगी तो मेरी शादी में क्या लगाओगी तुम? मेरा मतलब है हमारा कोई स्टैंडर्ड है मार्केट में। अब भाभी की तरह 4 कपड़े लेकर तो मैं अपने ससुराल नहीं जा सकती। 4 कपड़े लेकर आई थी तेरी भाभी, पर जब तेरा भाई 4 कपड़ों के लायक भी नहीं बचा ना, उस वक्त साथ खड़ी रही वो। तो तू अपने ससुराल क्या लेकर जाती है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तू अपने ससुराल में कैसे रहती है। अब से इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। रोहन तो अपने हिसाब से काम कर। जिस बहू के काम करने को रोहन के परिवार वाले खराब समझ रहे थे, आज उसी के दिए आइडिया के कारण उनका घर चल रहा था। सभी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं और निवेदिता का परिवार खुशहाल हो जाता है।